इम्ब्रियो ट्रांसफर यानी भ्रूण का स्थानांतरण। मैं डॉक्टर रेणु प्रसाद, डायरेक्टर आस्था लोक हॉस्पिटल एंड आस्था आईवीएफ। आज हम इस टॉपिक पर विशेष चर्चा करेंगे। इम्ब्रियो ट्रांसफर महीनों के सतत मेहनत और प्रयास के बाद एक ये दिन आता है जिसका इंतजार डॉक्टर्स को और ये पेशेंट उनके दंपति को काफी दिन से रहता है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिन होता है ये। आज हम बताना चाहेंगे कि इस दिन पर मरीजों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और सेंटर के लिए जो कुछ आदेश है उसे किस तरह से पालन करना है। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि ये दिन बहुत पहले से प्लान किया जाता है कि जो इम्ब्रियो ट्रांसफर का डेट क्या आएगा, और उसके पहले कुछ हमारी जांच होती है वो कर ली जाती है। उसके पहले जो सारे प्रोटोकॉल्स है कि ट्रांसफर करना कितना उचित है और कितना नहीं, ये सारा चीज तय किया जाता है। कभी कभी इम्ब्रियो ट्रांसफर के दिन ये डिसाइड की जाती है कि ट्रांसफर करना उचित नहीं है और कैंसिल भी की जाती है। कभी कभी पेशेंट को हाई फीवर हो जाना या इंडोमेट्रियल कैविटी में फ्लूइड का जमा हो जाना या नहीं तो हमारी जो लाइनिंग है वो बहुत अच्छा नहीं बनना, तो इन सारी कंडीशन में हम लोग इम्ब्रियो ट्रांसफर की प्रोसेस को होल्ड कर देते हैं, उसे रोक देते हैं। अब बताना चाहें कि अगर सब कुछ सुटेबल है, सब कुछ अच्छा है, तो पेशेंट को इम्ब्रियो ट्रांसफर के दिन 4 से 6 घंटे पहले सेंटर पर आना होता है और आने के बाद उसे यहाँ पर एक रूम की व्यवस्था की जाती है जहाँ पर पेशेंट को बिल्कुल मेंटली और एक ऐसा एनवायरनमेंट किया जाता है कि वो कूल एंड काम महसूस करे। और उसके बाद तैयारी होती है पेशेंट की ट्रांसफर के लिए। तो पेशेंट को ड्रेस चेंज करा के उसे साइड रूम में ले जाया जाता है और उसे पानी पिला करके उसे होल्ड करने की सलाह दी जाती है ताकि ब्लैडर उसका फुल रहे। अब बताना चाहेंगे कि क्या क्या निर्देश पेशेंट को सेंटर पर आने से पहले दी जाती है। वो घर से नाश्ता करके आ सकते हैं, पानी पीकर आ सकते हैं, साथ ही साथ उसे कुछ भी जो कॉस्मेटिक है या जो भी चीज सेंटेड होता है उसका उसे इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे मेहंदी लगाना या फिर नेल पॉलिश लगाना, काजल, लिपस्टिक, इन सारी चीजों को उसे इंस्ट्रक्ट की जाती है यूज नहीं करना है, क्योंकि इससे हमारे जो लेबोरेटरी है उसकी वीओसी बढ़ जाती है और हमारा रिजल्ट जो है वो उसमें हानिकारक साबित हो सकता है। उसके बाद हम बताना चाहेंगे कि ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल ही बिना एनेस्थीसिया के की जाती है। 90%, 95% के केसेस में ये पेशेंट एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें बेहोशी की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी बहुत ही एडवर्स सिचुएशन आती है जिसमें हमें पेशेंट को अंडर एनेस्थीसिया इम्ब्रियो ट्रांसफर करना पड़ता है। अब बताना चाहेंगे कि जब दंपति सेंटर पर आते हैं तो आने के बाद उसे डॉक्यूमेंट्स जो है सारे चेक किए जाते हैं। उनके जो नाम है, पता है, उसकी आईडी जो है वो सारी कंफर्म की जाती है कि जो इम्ब्रियो है हम ट्रांसफर करने जाते हैं वो उसी मरीज को किए जाते हैं जिनके ये इम्ब्रियो बने हुए हैं। और साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि पेशेंट और के साथ में हमारे जो इम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं या हमारे कंसल्टेंट हैं उनके साथ एक मीटिंग होती है और उसके साथ हम सारा डिस्कस कर पाते हैं रिगार्डिंग हमारे इम्ब्रियो के कंडीशन के बारे में कि इम्ब्रियो कौन सी सुटेबल इम्ब्रियो है, कितना इम्ब्रियो डालना है, हम कौन सी इम्ब्रियो डाल रहे हैं, डे 3 का डाल रहे हैं, डे 5 का डाल रहे हैं, और उसके बाद उसके एक रिटन कंसेंट मुझे लेनी होती है। इन सारी प्रक्रियाओं से हर पेशेंट को गुजरना होता है। अब बताना चाहेंगे कि इस पेशेंट को फिर हम अपने लैब में जो ओटी है उसमें शिफ्ट करते हैं और उसके बाद तैयारी होती है हमारे लेबोरेटरी में एक जो थॉइंग की जो प्रोसेस है, यानी कि इम्ब्रियो को लोड करना, ये काम हमारे इम्ब्रियोलॉजिस्ट की होती है। उसके पहले हम पेशेंट को बेड पे लिटाते हैं और उसका जो हमारा क्लीनिंग का प्रोसेस होता है नॉर्मल सेलाइन से क्लीन करते हैं। कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके सहारे हम यूट्रस की कैविटी को अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं। और साथ ही साथ
ये जो हमारा प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऑलवेज अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है। तो इसके लिए एक हमारे डॉक्टर्स या हमारे असिस्टेंट अल्ट्रासाउंड के सहारे मुझे दिखाते हैं कि हमारे यूट्रस की जो कैविटी का ट्रैक है, सर्विक्स से लेकर यूट्रस तक, वो पूरा कंप्लीटली ट्रेस करते हैं। और उसके बाद जो कंसल्टेंट, जो हम उसे ट्रांसफर करते हैं, तो उसके लिए पहले पूरा पेशेंट को तैयार कर लेते हैं और फिर इंस्ट्रक्ट देते हैं हम अपने इम्ब्रियोलॉजिस्ट को कि आप इम्ब्रियो को लोड कर सकते हैं। लोड करने का जो प्रोसेस होता है, उसके लिए एक कैथेटर होता है जिसको हम लोग ईटी कैथेटर बोलते हैं, और ईटी कैथेटर में इम्ब्रियो को लोड की जाती है। वैसे तो इम्ब्रियो बिल्कुल ही एक सूक्ष्म स्ट्रक्चर है जो आंख से नहीं देखी जाती है। बिल्कुल 0.1 मिलीमीटर का ये होता है। इवन पिपेट में आने के बाद भी वो पता नहीं चलता है कि इम्ब्रियो हमारे जो कैथेटर है, हमारे जो कैनुला है, उसमें लोड हुए हैं। तो इसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसमें पहले हम एयर बबल को लोड करते हैं, फिर इम्ब्रियो को लोड करते हैं, उसके बाद फिर एयर बबल को लोड करते हैं। ये हमें हेल्प करती है कि हमारा इम्ब्रियो जब यूट्रस में हम डालते हैं तो उसका पोजिशनिंग यूट्रस के अंदर हुआ या नहीं हुआ। तो अब बताएंगे कि सबसे पहले हम आउटर जो पार्ट होता है, हमारा ईटी कैथेटर के दो पार्ट होते हैं। तो पहले आउटर पार्ट को हम सर्विक्स के इंटरनल ओस से क्रॉस कराते हैं, और उसके बाद जब इम्ब्रियोलॉजिस्ट हमारे लोड करके लाते हैं इम्ब्रियो को उस ईटी कैथेटर में, हम उस ईटी कैथेटर को उस गाइड वायर के थ्रू हम उसे अंदर यूट्रस में इन करते हैं, और जाकर फिर उसे हम पुश टेक्निक से हम जो इम्ब्रियो है उसे हम यूट्राइन कैविटी में डालते हैं। कहाँ पर पोस्ट करना है, इसके लिए भी हमारे जो है बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, और सही जगह पर हम इम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं। और उसके बाद जो हमारे जो कैथेटर है उसको हम इम्ब्रियोलॉजिस्ट के पास रीचेक करने के लिए देते हैं कि क्या हमारे इम्ब्रियो यूट्रस में पोस्ट हो चुके हैं या नहीं। इतना होने के बाद हम पेशेंट को लगभग 15 से 20 मिनट अपने ओटी टेबल पर लिटा करके रखते हैं, और उसके बाद ये प्रोसीजर मेरी खत्म हो जाती है। अब बताना चाहेंगे कि पेशेंट 20 मिनट के बाद वो चल करके अपने रूम में या वार्ड में जा सकती है। नॉर्मली व्हील चेयर पर या ट्रांसफर टेबल पर हम लोग पेशेंट को सीट कर देते हैं उसके प्लेस में, और हम लोग उसे कुछ देर रेस्ट करने की सलाह करते हैं। अगर पेशेंट जाना चाहता है तो सेम डे वो घर जा सकता है, और अगर उसे लोकली कहीं व्यवस्था है तो वो नाइट स्टे कर सकती है और वो रुक सकती है। अब हम बताना चाहेंगे कि इम्ब्रियो ट्रांसफर के प्रोसेस के बाद 6 से 12 दिन का समय आता है जब हम पेशेंट को सलाह करते हैं कि आप उसके बाद एक प्रेगनेंसी किट से आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ